हेलो बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उमेश राजौरिया के ऊपर। बच्चों आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पिछले 20 इयर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, जो आपके 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 है। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली इज। अगर किसी भी एसी सोर्स के अक्रॉस हम सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखता है, यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस होगा 0। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी। जब भी रेजिस्टेंस किसी भी एसी सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट होता है तो करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में होता है और उनके बीच का फेज डिफरेंस होता है 0। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। फिर आपको खाली जगह दे रखी है, इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस वोल्टेज, और आपको आरएमएस वोल्टेज पूछा जा रहा है। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज आपको दिया हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज को हम नॉर्मली ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 300 वोल्ट। और आपको ईआरएमएस यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछी जा रही है। ईआरएमएस क्या होता है? ये होता है ई नोट बाई √2 के बराबर। याद रखना है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको √2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ई नोट आपको 300 दे रखा है, √2 से इसको डिवाइड कर देंगे। √2 की वैल्यू होती है वैसे 1.414। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग ये आएगा 212 वोल्ट के बराबर। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट माना जाएगा। याद रखना है कि जो आरएमएस वोल्टेज है और जो मैक्सिमम वोल्टेज है उनके बीच का रिलेशन होता है ईआरएमएस इक्वल टू ई नोट बाई √2। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द आरएमएस करंट इन ए 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर एट टाइम t इक्वल टू 0, करंट I इज 0, द वैल्यू ऑफ करंट I एट t इक्वल टू 1/300 सेकेंड इज। मतलब t इक्वल टू 1/300 सेकेंड पे अल्टरनेटिंग करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है जी, सबसे पहले तो जो डेटा गिवन है वो एक बार लिख लेते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी बता रखी है 50 हर्ट्ज के बराबर, और साथ में हमें जो आरएमएस वैल्यू है करंट की IRMS वो दे रखी है 5 एम्पियर। ठीक है जी, फिर आपको बोला गया है कि t इक्वल टू 1/300 सेकेंड के ऊपर आपको अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू बतानी है। देखो अल्टरनेटिंग करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t से। अगर t इक्वल टू 0 पे अगर करंट की वैल्यू 0 है तो इसे साइन फंक्शन से बताया जाता है, और अगर t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती तो उस कंडीशन में I0 साइन ओमेगा t की जगह यहाँ पे I इक्वल टू I0 कोस ओमेगा t आता। ठीक है जी, अब देखो आपको अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले I0 कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको IRMS दे रखा है। अब IRMS और I0 में एक रिलेशन होता है, IRMS बराबर होता है I0 बाई √2। तो अगर आपको I0 चाहिए तो √2 से IRMS को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको IRMS दे रखा है 5 एम्पियर, तो 5 इंटू √2 करेंगे तो ये आ गया अपने पास में I0। फिर आएगा साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो ओमेगा होता है 2πf। f आपको 50 हर्ट्ज दे रखा है और t की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1/300 सेकेंड। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। I इक्वल टू 5 √2 साइन, देखो यहाँ पे 50 इंटू 200 बन जाएगा तो ये 2 0 कैंसिल यहाँ पे, तो ये आएगा π/3 साइन π/3 आ गया यहाँ पे। साइन π/3 यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो 5 √2 इंटू √3/2 हम इसको लिखेंगे। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 2 को आप √2 इंटू √2 लिखोगे तो एक √2 कैंसिल होके ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर √3/2, यानी कि 5 अंडर √3/2 ये अपना फाइनल आंसर होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके t इक्वल टू 1/300 सेकेंड पे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो होगी 5 अंडर √3/2 के बराबर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है लिमिट्स एसी करंट, दूसरा ऑप्शन है लिमिट्स डीसी वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है लिमिट्स डीसी करंट, और फोर्थ ऑप्शन है स्टोर्स द एसी करंट।
मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस किस चीज को लिमिट करने का काम करेगा, यानी कम करने का काम करेगा। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा को आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हो, यानी कि एक्सएल इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। आपको पता है कि जो डीसी करंट होता है या डीसी वोल्टेज होता है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होता। जो डीसी होता है अगर वो टाइम के साथ में देखा जाए तो वो कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो अगर मैं एक्सएल की वैल्यू कैलकुलेट करूं फॉर डीसी तो फ्रीक्वेंसी डीसी के लिए जीरो होती है, इसका मतलब एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस डीसी करंट या वोल्टेज के लिए जीरो है, इसका मतलब डीसी को ये रोकने का काम ही नहीं करेगा। भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस का काम होता है करंट को रोकना। अब डीसी करंट जब किसी भी इंडक्टर से पास होगा तो क्योंकि डीसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू जीरो बन रही है, इसका मतलब जो डीसी है वो जो इंडक्टर है उसके थ्रू जब पास होगा तो वो उसको रोक ही नहीं पाएगा। इंडक्टर कभी भी डीसी करंट को रोक नहीं पाता, ये सिर्फ और सिर्फ एसी को रोक पाता है, क्योंकि एसी की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और फ्रीक्वेंसी होगी तो एक्सएल की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी अपने पास। और एक्सएल का काम होता है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का काम होता है करंट को रोकना, यानी कि ये अल्टरनेटिंग करंट को रोकने का काम करेगा। बाकी डीसी को नहीं रोक पाएगा क्योंकि डीसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है। यानी कि यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो सिर्फ एसी को लिमिट करने का काम करेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द पीक एंड द आरएमएस वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट फॉर एन एसी सोर्स इज। कोई भी एसी सोर्स है तो उसके लिए जो मैक्सिमम वोल्टेज है और जो आरएमएस वोल्टेज है उनका रेशियो आपको पूछा जा रहा है। देखो जो आरएमएस वोल्टेज है उसका फॉर्मूला होता है ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट बाई √2, जहां पे ई नॉट का मतलब है मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। हमें ये पूछा जा रहा है कि ई नॉट बाई ई आर एम एस कितना होगा, तो ये रेशियो होगा √2 के बराबर, यानी कि यहां पे जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। याद रखना है कि जब भी हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको √2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इनके बीच का रिलेशन होता है। तो ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट बाई √2 होता है, यानी कि ई नॉट बाई ई आर एम एस आ जाएगा √2 के बराबर, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज। अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो आपको ये पूछा जा रहा है कि जो करंट और वोल्टेज है उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा। देखो याद रखना है कि जब भी इंडक्टर एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट होता है तो हमेशा वोल्टेज करंट से लीड करता है बाई पाई बाई 2, यानी कि फेज डिफरेंस होगा यहाँ पे पाई बाई 2 के बराबर। और लीड कौन करेगा, तो जब भी इंडक्टर सर्किट में कनेक्ट होता है एसी वोल्टेज सोर्स के क्रॉस तो हमेशा वोल्टेज लीड करता है, करंट लेग करता है और उनके बीच का फेज डिफरेंस होता है पाई बाई 2 के बराबर, यानी कि यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the ratio of inductive and capacitive reactance in an AC circuit? जो इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उनका रेशियो आपको पूछा जा रहा है। आपको पता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XL इक्वल टू ओमेगा एल और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अगर आपको इनका रेशियो पूछा जा रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का तो ये आएगा ओमेगा एल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी। ये ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर LC के बराबर, यानी कि यहां पे जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इज। जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है उसमें कितनी पावर कंज्यूम होती है, तो याद रखो किसी भी सर्किट में, किसी भी एसी सर्किट में जो एवरेज पावर कंज्यूम होती है उसका फॉर्मूला होता है ERMS IRMS cos फाई, जहां पे फाई का मतलब है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। आपको पता है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस पाई बाय 2 होता है। करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाय 2। अगर यहां पे फाई की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करेंगे तो cos पाई बाय 2 आप जानते हो कितना होता है, 0। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि जो एवरेज पावर यहां पे कंज्यूम होगी वो आ जाएगी 0। तो याद रखना है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो एवरेज पावर कंज्यूम होती है वो 0 होती है, यानी कि यहां पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज द करंट इन द सर्किट। अब आपको पूछा जा रहा है कि करंट और वोल्टेज में से कौन लीड करेगा कौन लेग करेगा। याद रखो कि जब भी प्योर इंडक्टर एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है तो हमेशा
वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है, और उनके बीच का फेज डिफरेंस होता है π/2। फेज डिफरेंस कितना होगा? π/2। और लीड कौन करेगा? तो लीड करेगा वोल्टेज, और लैग कौन करेगा? याद रखना है, लैग करेगा करंट। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पे जो करंट है वो लैग करेगा वोल्टेज से बाई π/2। तो डी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक करंट आई, फिर खाली जगह आपको दे रखी है द वोल्टेज वी इन फेज बाई, आपको वापस खाली जगह दे रखी है, तो इनमें आपको करेक्ट जो आंसर है वो फिल करना है। देखो यहां पे वो लगा है इन एन एसी सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटर, मतलब एसी सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। अब आप याद रखो कि जब भी एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस एक कैपेसिटर कनेक्ट होता है तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस होता है -π/2, जिसका मतलब होता है कि यहां पे जो लीड करने वाला है वो होगा करंट, करंट यहां पे लीड करेगा, और लैग कौन करेगा? यहां पे लैग करेगा वोल्टेज। ठीक है, तो यहां पे अब आप इसको वापस पढ़ो, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। इन एन एसी सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक करंट आई, तो करंट क्या करता है? लीड करता है, करंट लीड्स वोल्टेज और इन फेज बाई π/2। तो यानी कि यहां पे लीड्स और π/2, ये अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट माना जाएगा। जब भी एसी वोल्टेज सोर्स के क्रॉस सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड होता है तो याद रखना है कि करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस होगा -π/2, जिसका मतलब है करंट यहां पे लीड करेगा और वोल्टेज यहां पे लैग करेगा बाई π/2। तो बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, in an AC circuit an alternating voltage E equal to 200√2 sin 100t volts is connected to a capacitor of capacitance 1 microfarad. The RMS value of current in the circuit is, आपको RMS value of current यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। देखो पहले वोल्टेज की इक्वेशन लिख लेते हैं, ये दे रखी है 200√2 sin 100t, और जो कैपेसिटर उसकी वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, यहां पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 200√2। तो अगर हमें आरएमएस वोल्टेज चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो ई आरएमएस आप याद रखो, ये बराबर होता है E0/√2 के बराबर, यानी कि ये E0 है, E0 को √2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 200 वोल्ट, यानी कि ये आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू अपने पास आ गई। ये हमने इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि हमें आरएमएस करंट कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है IRMS इक्वल टू ERMS डिवाइडेड बाई, अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड है तो यहां पे आएगा XC, जिसका मतलब है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला भी आप याद रखो, XC इक्वल टू होता है 1/ωc। तो यहां पे मैं XC की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा IRMS इक्वल टू ERMS डिवाइडेड बाई 1/ωc। ये ωc ऊपर चला जाएगा, यानी कि आएगा ERMS इंटू ωc। अब सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। देखो IRMS इक्वल टू ERMS कितना दे रखा है 200 वोल्ट, लिख देंगे। ओमेगा कितना है, तो ओमेगा आपको कहां से मिलेगा? देखो जो इक्वेशन होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन होती है जिसमें टी का जो मल्टीपल है वो ओमेगा होता है, यानी कि यहाँ पे ओमेगा आपको दे रखा है 100। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू 100 पुट कर दी हमने। सी यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको दे रखी है 1 माइक्रोफेरेड, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, ये 2 और 2 4 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दोगे, ये आएगा 2 × 10⁻⁻2 एम्पियर के बराबर। तो यहाँ पे आप इसको अगर मिली एम्पियर में लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो 20 × 10⁻³ एम्पियर, यानी कि 20 मिली एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्टेंस X ऑफ एन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस C एट फ्रीक्वेंसी F इज। देखो आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है X इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा को आप 2πf भी लिख सकते हो, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया 1/2πf × C। तो देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/2πf × C के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट इज। देखो पावर फैक्टर क्या होता है, पहले तो ये याद रखो, पावर फैक्टर इसका फॉर्मूला होता है cos φ,
या फिर R बाई जेड, ये दो फॉर्मूले हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फाई का मतलब है करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस, R का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और Z का मतलब है इंपीडेंस। यहाँ पे ये जिस सर्किट की बात कर रहा है वो है LR सर्किट। LR सर्किट का जो इंपीडेंस है फॉर LR सर्किट, जो इंपीडेंस है उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो अगर हम पावर फैक्टर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे पावर फैक्टर ऑफ द LR सर्किट, तो इसमें हम R अपॉन Z वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। Z की वैल्यू यहां पे होगी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, XL की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, तो ये आएगा XL होता है ओमेगा L, तो ये ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे पावर फैक्टर होगा R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए RLC सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज। सीरीज RLC सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? तो पहले पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिख देते हैं। पावर फैक्टर बराबर होता है या तो cos फाई ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो या R अपॉन Z वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको पता है कि जो इंपीडेंस है उसका फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब रेजोनेंस कंडीशन RLC सर्किट में अगर रेजोनेंस कंडीशन है एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस कंडीशन में XL और XC क्या हो जाते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। और XL और XC अगर बराबर हो गए आपस में तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, मतलब ये यहाँ पे जीरो बन गया XL और XC बराबर होने से। तो ये Z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, यानी कि R के बराबर आ जाएगी। यानी कि रेजोनेंस कंडीशन में जो पावर फैक्टर उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पावर फैक्टर एट रेजोनेंस। तो फॉर्मूला लगाते हैं R अपॉन Z वाला। देखो R अपॉन Z की वैल्यू किसके बराबर है? रेजोनेंस कंडीशन में R के बराबर है, यानी कि ये आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि पावर फैक्टर होगा 1 के बराबर। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो जब भी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस कंडीशन में सिर्फ यहाँ पे इंपीडेंस R के बराबर होता है और R यानी रेजिस्टेंस का काम होता है करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखना, यानी कि जो फेज डिफरेंस होगा करंट या वोल्टेज के बीच में वो बन जाएगा 0 डिग्री। और अगर आप cos 0 डिग्री यहां पे पुट करोगे तो आपको पता है cos 0 क्या होता है? 1 होता है, यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1। तो याद रखो कि रेजोनेंस कंडीशन में सीरीज RLC सर्किट में जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, यानी कि यहां पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द करंट इन LCR सर्किट टू बी मैक्सिमम। देखो LCR सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए जरूरी है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपस में कैंसिल हो जाए, और इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। यानी कि एट रेजोनेंस जो XL है वो XC के बराबर हो जाता है और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का फेस अपोजिट होता है एक दूसरे के, और इसकी वजह से जो इंपीडेंस की वैल्यू है वो मिनिमम हो जाती है, यानी कि R के बराबर। और Z की वैल्यू अगर मिनिमम हो जाएगी तो उस कंडीशन में आपको करंट क्या मिल रहा होगा? मैक्सिमम मिल रहा होगा। यानी कि अगर सीरीज LCR सर्किट है और उसमें मैक्सिमम करंट हमें चाहिए तो हमें XL और XC को बराबर करना पड़ेगा, इसको रेजोनेंस कंडीशन बोला जाता है। और जब XL और XC बराबर होते हैं तो जो ओमेगा की वैल्यू निकल के आती है वो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगी? XL होता है ओमेगा L, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, एक ओमेगा इधर ले आएंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, L को उधर ले जाएंगे 1 अपॉन LC। तो कौन सा रिलेशन यहाँ पे करेक्ट होगा? यहाँ पे देख सकते हो कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? रेजोनेंस कंडीशन में 1/LC के बराबर होता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट ऑफ 50 अपॉन पाई हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज पासिंग थ्रू एन AC सर्किट हैविंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R इक्वल टू 100 ओम एंड इंडक्टर L इक्वल टू 1 हेनरी, देन फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज। तो करंट और वोल्टेज का बीच का फेज डिफरेंस आपको बताना है। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 अपॉन पाई हर्ट्ज, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 100 ओम, और जो इंडक्टर है उसका आपको सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 1 हेनरी के बराबर। ठीक है, आपको करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू 10 इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R।
अगर सीरीज आरएलसी सर्किट है तो उसमें करंट और वोल्टेज के बीच के फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सर्किट में एल आर सर्किट दे रखा है आपको, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 0 रहेगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। एक्सएल होता है ओमेगा एल के बराबर, यानी कि यहां पे आ जाएगा फाई इक्वल टू 10 इनवर्स, एक्सएल को हम ओमेगा एल लिख देते हैं, ओमेगा को हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, तो 2 पाई एफ इंटू एल लिख देते हैं इसको। एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, और ओमेगा को आप 2 पाई एफ लिख सकते हो, तो मैंने इसको 2 पाई एफ इंटू एल लिख दिया डिवाइडेड बाई आर। बस आपको वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देना है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई एफ की वैल्यू यहाँ पे 50 अपॉन पाई दे रखी है, और एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी बता रखा है, डिवाइडेड बाई आएगा रेजिस्टेंस जो कि 100 ओम के बराबर है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पाई से ये पाई कैंसिल, 50 इंटू 2 100 बन गया, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि ये आएगा 10 इनवर्स 1 के बराबर, और 10 इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री, यानी कि जो फेज डिफरेंस होगा करंट और वोल्टेज के बीच का वो कितना होगा यहाँ पे 45 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट L इक्वल टू 2 हेनरी, C इक्वल टू 32 माइक्रोफेरेड एंड R इक्वल टू 10 ओम। आपको पूछा जा रहा है इज द Q वैल्यू ऑफ दिस सर्किट। Q मतलब क्वालिटी फैक्टर, आपको क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बतानी है। देखो क्वालिटी फैक्टर को हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट में, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r अंडर रूट L बाई C। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको R की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 10, और L की वैल्यू यहाँ पे हमको दे रखी है 2 हेनरी, C की वैल्यू हमको दे रखी है 32 माइक्रोफेरेड, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो ये 2 से आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 1/16 इंटू 10 की पावर -6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1/10 इंटू, देखो यहाँ से 4 बाहर चला जाएगा और यहाँ से 10 की पावर -3 बाहर जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये देखो 10 को जब आप कैंसिल करोगे 10 की पावर -3 से, तो 10 की पावर -2 बचेगा, यानी कि 10 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ये 10 की पावर 2 मतलब 100/4 यानी कि 25 आ गया। यानी कि ये जो सर्किट है एलसीआर सर्किट, इसका क्वालिटी फैक्टर कितना होगा 25 के बराबर होगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीरीज एलसीआर सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज। किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है, तो उनके बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि जो फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच का किसी भी एलसीआर सर्किट में, उसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर। आप 10 फंक्शन को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 10 फाई, जैसे कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर के बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सीरीज एलसीआर सर्किट में जो फेज डिफरेंस एक्सएल एक्ससी और आर में रिलेशन है वो होता है 10 फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहां से मिलेंगे, तो बच्चों नोट्स आपको मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ऐप के ऊपर आपको हैंड रिटन नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ऐप का नाम आपको याद रखना है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। आप चाहें तो इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम हमारी जो ऐप है उसका लिंक शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट L इक्वल टू 8 हेनरी, C इक्वल टू 0.5 माइक्रोफेरेड एंड R इक्वल टू 100 ओम। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज। आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो याद रखो कि सीरीज एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट LC। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है। L की वैल्यू आपको बता रखी है 8 हेनरी,
और सी की वैल्यू आपको बता रखी है 0.5 माइक्रोफेरेड, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एफ आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 पाई। अब देखो 8 इंटू 0.5 यानी कि ये बन गया 4, 4 से 2 बाहर आ जाएगा और 10 की पावर -6 से यहाँ पे 10 की पावर -3 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 बाहर। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1000/4 यानी कि 250 डिवाइडेड बाई पाई हर्ट्स। ये है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इस सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो होगी 250/पाई हर्ट्ज के बराबर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसी वोल्टेज V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t इज अप्लाइड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर R एंड एन एलिमेंट X। The instantaneous current in the circuit is I equal to I0 sin omega t plus pi by 4. Then which of the following is correct? तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। पहले तो जो गिवन डेटा एक बार वो लिख लेते हैं। यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी और करंट की इक्वेशन दे रखी है आपको I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। और आप सिंपली देख के बता सकते हो कि यहाँ पे करंट का फेज ज्यादा है वोल्टेज की कंपैरिजन में। यहाँ पे करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 और वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो आ गया यहाँ पे पाई बाई 4 के बराबर। दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है फेज का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट का फेज ज्यादा है, यानी कि करंट यहाँ पे लीड कर रहा होगा। करंट क्या करेगा, लीड करेगा, और वोल्टेज क्या करेगा, यहाँ पे लैग करेगा। अब आपको पता होगा कि जो रेजिस्टेंस है उसका काम होता है करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखना। इंडक्टर का काम होता है करंट को लैग करवाना, वोल्टेज को लीड करवाना, और कैपेसिटर का काम होता है करंट को लीड करवाना, वोल्टेज को लैग करवाना। अब क्योंकि यहां पे देखो करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब सर्किट में कैपेसिटर का इफेक्ट होना चाहिए, यानी कि सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट होना चाहिए। तो एक्चुअल में ये जो एक्स नाम का एलिमेंट है ये क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर है। और कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, एक्स इक्वल टू 1/ωc होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कौन सा सर्किट है, एक आरसी सर्किट है। कौन सा सर्किट है, ये आरसी सर्किट है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको एक चीज और यहाँ पे दे रखी है कि करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस यहाँ पे पाई बाई 4 है। अब हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि जो पावर फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है cos फाई, या फिर हम इसको R/Z से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है या तो cos फाई, जहां पे फाई का मतलब है करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस, या हम इसको R/Z वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे R और X नाम का जो एलिमेंट है, यानी कि जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इनके बीच का रिलेशन फाइंड करने के लिए। तो देखो कैसे करना है। फाई की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है पाई बाई 4 के बराबर है, और Z की वैल्यू क्या होगी आरसी सर्किट के लिए, तो ये होगा R² प्लस XC²। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो cos पाई बाई 4 होगा 1/√2 के बराबर, इक्वल टू R/√R² प्लस XC²। अब दोनों साइड में स्क्वायर करके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 1/2, स्क्वायर करेंगे तो, और 2 इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 2R इक्वल टू, ये आ जाएगा R² प्लस XC²। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो R² इधर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक R² और ये आ जाएगा R² इक्वल टू XC²। और थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा R इक्वल टू XC, यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है सर्किट में और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा अपना डी वाला ऑप्शन, X इज ए कैपेसिटर एंड XC इक्वल टू R। ये हमें जो गिवन डेटा है उससे पता चला, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडक्टर, ए कैपेसिटर एंड ए रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डिक्रीज्ड ग्रेजुअली द रिएक्टेंस इज। अब आपको पता है कि रिएक्टेंस की वैल्यू पूछी जा रही है। देखो यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ इंटू एल, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है 1/ωc या 1/2 पाई एफ इंटू सी। ठीक है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि सर्किट में अगर हम फ्रीक्वेंसी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डिक्रीज्ड, मतलब धीरे धीरे हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं,
अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो आपको पता है एक्सएल की जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सएल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक्ससी की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्ससी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे हो तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एक्ससी की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो आप देख सकते हो कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर के लिए जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी और कैपेसिटर के लिए यहाँ पे इंक्रीज होगी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस इज। याद रखो रेजोनेंस कंडीशन में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस जीरो हो जाता है, क्योंकि एट रेजोनेंस जो एक्सएल और एक्सी है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। और आपको पता है कि जो फेज डिफरेंस है उसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्योंकि एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बराबर हो चुकी है, तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये डिफरेंस जीरो आ जाएगा। तो टेन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि फेज डिफरेंस आएगा जीरो के बराबर, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in an LCR circuit the capacitance is made 1/4, what should be the corresponding change in the inductance so that the circuit remains at resonance। देखो अगर किसी भी सीरीज LCR सर्किट को रेजोनेंस कंडीशन में रखना है तो आपको जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सोर्स की रखनी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट LC, इसको हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इसने बोला कि जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू को 1/4 कर दिया हमने, 1/4 कर दिया। तो अगर कैपेसिटर की वैल्यू को हमने 1/4 कर दिया यानी कि C/4 कर दिया, तो आपको इंडक्टर की वैल्यू को 4 टाइम्स करना पड़ेगा ताकि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम रहे। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, C डैश इक्वल टू C/4 कर रहे हैं, तो आपको L डैश यानी कि इंडक्टर की जो वैल्यू है उसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा पहले से। तो जब आप इसको 4L कर दोगे, इसको C/4 कर दोगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वापस ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रह जाएगी, यानी कि जो सर्किट है अगर वो रेजोनेंस कंडीशन में आपको रखना है तो आपको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम रखनी पड़ेगी। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को सेम बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है अगर आप उसको 1/4 कर रहे हो तो इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसको 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडक्टेंस की वैल्यू को 4 गुना हमें करना पड़ेगा ताकि सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में बना रहे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीरीज एलसीआर सर्किट हैविंग इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी इज ट्यून टू इज रेजोनेंस, द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट नाउ इज। आपको सर्किट का इंपेडेंस कैलकुलेट करके बताना है। देखो बिल्कुल आसान है, किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट में जब आर एल और सी कनेक्ट होते हैं तो उनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है एसी के लिए उसी को हम इंपेडेंस बोलते हैं। तो इंपेडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए जो इंपेडेंस है उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू फैक्टर इज इक्वल टू, क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर। देखो किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए जब हम उसको ट्यूनिंग के लिए यूज करते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, सर्किट की ट्यूनिंग की क्वालिटी चेक करने के लिए हम उसके लिए क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू 1/R अंडर रूट L/C, यानी कि यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। याद रखना है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/R अंडर रूट L/C के बराबर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज। देखो अगर सर्किट में प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस होगा -π/2, जहां पे माइनस का सिंबल ये बताता है कि करंट यहां पे लीड करेगा और वोल्टेज यहां पे लेग करेगा। अब आपको पूछा है कि जो पावर फैक्टर उसकी वैल्यू क्या होगी प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई। अगर आप फाई की वैल्यू -π/2 पुट करोगे तो cos 90 डिग्री पे क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि आंसर आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इज। देखो पावर फैक्टर रेजोनेंस कंडीशन में कितना होगा, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला जैसे कि अभी हमने बात करी थी, पावर फैक्टर
इसको आप लिख सकते हो cos फाई, या फिर R बाई जेड भी लिख सकते हो। और रेजोनेंस कंडीशन में आपको पता है एट रेजोनेंस जो R की वैल्यू है वो Z के बराबर हो जाती है, क्योंकि एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर होके कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर R और Z बराबर होंगे इसका मतलब रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। ये इसका मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर फैक्टर विल बी 1। या ऐसे भी आप बता सकते हो कि रेजोनेंस कंडीशन में क्योंकि सर्किट में एक्सएल और एक्सी आपस में कैंसिल हो गए तो रिएक्टेंस यहाँ पे 0 हो गया, और सर्किट का इंपीडेंस क्योंकि आर के बराबर यानी कि आर यानी रेजिस्टेंस का इफेक्ट सर्किट में रहेगा, और रेजिस्टेंस हमेशा करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखने का काम करता है। सेम फेज में रखेगा इसका मतलब फेज डिफरेंस 0 रहेगा करंट और वोल्टेज के बीच में रेजोनेंस कंडीशन में, और फेज डिफरेंस अगर 0 पुट करोगे तो cos 0 यहाँ पे 1 होता है, यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो याद रखना है कि रेजोनेंस कंडीशन में जो पावर फैक्टर उसकी वैल्यू 1 होती है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वोल्टेज सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाय V इक्वल टू V नॉट, और टाइम रेंज आपको दे रखी है 0 टू t/2 एंड इक्वल टू 0 फॉर द टाइम t/2 टू t फॉर ए साइकिल, इट्स RMS वैल्यू इज, आपको RMS वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। देखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की RMS वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर, फिर उसका इंटीग्रेशन किया जाता है 0 से t के लिए, फिर t से डिवाइड करते हैं और लास्ट में इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो इससे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज की RMS वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 0 से t/2 के लिए तो है V नॉट के बराबर, और t/2 से t के लिए है 0। तो आपको ये जो इंटीग्रेशन है इसको दो टुकड़ों में लिखना पड़ेगा। आप इसको लिख दो 0 से t/2, 0 से t/2 के लिए वोल्टेज की वैल्यू है V नॉट, तो V नॉट का स्क्वायर dt, और फिर t/2 से t के लिए वोल्टेज की वैल्यू 0 है, तो t/2 से t के लिए वोल्टेज की वैल्यू 0 है, और उसके बाद में इस पूरे को t से डिवाइड करेंगे, लास्ट में स्क्वायर रूट कर देंगे, है ना। इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। देखो VRMS बराबर, देखो यहाँ पे V नोट यहाँ पे कांस्टेंट है, जो भी वैल्यू है V नोट की वो कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे तो V नोट स्क्वायर, और टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो t आ जाएगा, लिमिट आएंगी 0 टू t/2, 0 का इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, डिवाइडेड बाई t आ जाएगा, और लास्ट में स्क्वायर रूट कर देंगे। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आएगा V नोट स्क्वायर, लिमिट्स पुट करो तो ये आएगा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो t/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 डिवाइडेड बाई t और लास्ट में स्क्वायर रूट। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो VRMS बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पे t/2 माइनस 0 यानी कि t/2, फिर एक t यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा V नॉट स्क्वायर बाई 2, और फिर इसका स्क्वायर रूट करना है। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा V नॉट बाई √2 के बराबर, यानी कि यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी RMS वैल्यू क्या होगी, V नॉट बाई √2 के बराबर होगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो पहला ही ऑप्शन है V नॉट बाई √2, ये यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपेडेंस रिप्रेजेंट्स, जो इंपेडेंस है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखो जो इंपेडेंस है वो किसी भी सीरीज RLC सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस को बताता है एक तरह से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो इंपेडेंस है किसी भी ऐसे सर्किट में हमेशा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ ए चोक कॉइल इज, किसी भी चोक कॉइल का पावर फैक्टर क्या होगा। तो चोक कॉइल हम यूज करते हैं किसी भी एसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। जो चोक कॉइल है उसका पावर फैक्टर कितना होगा, तो जो चोक कॉइल है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस काफी ज्यादा होता है, सेल्फ इंडक्टेंस काफी ज्यादा होगा, और उसका रेजिस्टेंस काफी कम होगा। और अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए और सेल्फ इंडक्टेंस काफी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, अब हमें पूछा जा रहा है कि इसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos फाई या फिर R बाई जेड। अगर हम प्योर इंडक्टर की या प्योर चोक कॉइल की बात करें तो उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, ऑलमोस्ट 0 रहेगी, तो 0 अपॉन जेड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर प्योर इंडक्टर या एक अच्छी चोक कॉइल है तो उसके लिए करंट और वोल्टेज, क्योंकि इंडक्टर का काम होता है करंट को लेग करवाना, वोल्टेज को लीड करवाना, तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस π/2 क्रिएट हो जाता है जब भी हम किसी भी प्योर इंडक्टर को यूज करते हैं किसी भी एसी सर्किट में।
और अगर करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस π/2 है तो आपको पता है cos π/2 कितना होता है 0, यानी कि आंसर क्या आएगा 0 आएगा। चाहे आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो या इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, पावर फैक्टर की वैल्यू किसी भी चौक कॉइल के लिए या किसी भी आइडियल कॉइल के लिए हमेशा 0 आती है, यानी कि यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन, मतलब जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस पे वर्क करेगा, एसी पे वर्क करेगा या डीसी पे वर्क करेगा या दोनों पे वर्क करेगा। देखो जो ट्रांसफॉर्मर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, हम दो कॉइल्स को पास पास रखते हैं, फिर एक कॉइल में फ्लो होने वाले करंट को चेंज करते हैं, जिससे जो सेकंड कॉइल पास में रखी होती है उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम पहली कॉइल को अगर एक डीसी करंट दे देंगे, कांस्टेंट करंट दे देंगे, तो उससे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जब सेकंड कॉइल से पास होगा तो उससे कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स कभी भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर पाता, यानी कि कोई भी वोल्टेज या कोई भी आउटपुट आपको जो दूसरी वाली कॉइल है उसके अक्रॉस नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि डीसी के ऊपर हम ट्रांसफॉर्मर को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीसी टाइम के साथ में कांस्टेंट होता है। जो ट्रांसफॉर्मर है वो सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एसी सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, यानी कि करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर को यूज कर पाते हैं। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एसी ओनली, यानी कि ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी पे वर्क करेगा, अल्टरनेटिंग करंट को ही हम कम या ज्यादा इसकी हेल्प से कर पाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो याद रखो जो ट्रांसफॉर्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करने वाला डिवाइस है। इसमें हम दो कॉइल्स को पास पास रखते हैं, एक कॉइल में फ्लो होने वाले करंट को चेंज किया जाता है, जिससे म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू दूसरी वाली जो कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करने वाला डिवाइस है, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड सो दैट, अब जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें एक सॉफ्ट आयरन की कोर यूज की जाती है, जिसको पतली पतली प्लेट से मिला के बनाया जाता है और उसको लेमिनेट किया जाता है, मतलब उस पर प्लास्टिक की एक पतली सी लेयर होती है, ताकि जो एडी करंट लॉस है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी लॉसेज ड्यू टू एडी करंट में बी मिनिमाइज्ड। तो जो एडी करंट लॉस है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है उसको प्लेटेड और लेमिनेटेड रखते हैं, ताकि एडी करंट लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फिट्स इनपुट पावर एट 3300 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर with its primary winding having 2000 turns. What should be the number of turns in the secondary in order to get output power at 330 volt? जो इनपुट वोल्टेज है वो आपको दे रखा है, इनपुट वोल्टेज जिसको मैं प्राइमरी कॉइल को दिया गया वोल्टेज ईपी बोल देता हूं, तो ये है 3300 वोल्ट, और जो आउटपुट वोल्टेज जो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस आपको मिलेगा वो आपको बता रखा है 330 वोल्ट के बराबर। जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें आपको जो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं 2000 टर्न्स, और आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो आपको पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि हम लिखेंगे ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP, और यहां से NS इक्वल टू हम लिख सकते हैं NP इंटू ES अपॉन EP। अब ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं, अपने आप अपने पास सेकेंडरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स रखने पड़ेंगे वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो NP की वैल्यू 2000 है, ES आपको दे रखा है 330 और EP आपको दे रखा है 3300। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो यहाँ पे उड़ा देते हैं, 33 से 33 कैंसिल, मतलब ये पूरा सॉल्व करेंगे ये 200 आ जाएगा, यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स 200 के बराबर रखने पड़ेंगे, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर N1 एंड N2 देन। आपको पता है कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है और जो वोल्टेज है
जो किसी भी कॉइल के अक्रॉस मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो आउटपुट साइड में हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए, यानी कि आउटपुट साइड में नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको ज्यादा रखने पड़ेंगे। और अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो हमें आउटपुट साइड में वोल्टेज कम चाहिए, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी हमें कम रखने पड़ेंगे। अब ये कौन से ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाना होता है, इसका मतलब जो सेकेंडरी कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इसने बोला कि N2 है, वो आपको ज्यादा रखने पड़ेंगे प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसकी कंपैरिजन में, यानी कि N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। तो यहां पे जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो बच्चों आज के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड पिछले 20 इयर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट सेशन में हम जो 8th चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उससे रिलेटेड पिछले 20 इयर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।